हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड, जैसा कि आप थंबनेल पे देख ही चुके हो, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडियन जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मेनली आपको आगामी एचपीयू बीएड एंट्रेंस 2026 के एग्ज़ाम के लिए ये क्वेश्चन जो होंगे वो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है, पिछले कल एचपीयू ने एक नोटिस जो था, नोटिफिकेशन जो थी वो निकाली थी एचपीयू के वेरियस यूजी और पीजी एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के रिलेटेड। तो उसमें आपको पता होगा जो एचपीयू बीएड एंट्रेंस 2026 का जो एग्ज़ाम है, अब जो है इसकी जो नई डेट है वे आपकी 15 जून 2026 को आपका एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा। इससे पहले जो डेट थी वे 23 मई 2026 थी। अब नगर निगम के चुनाव हो गए, पंचायत चुनाव की वजह से जो था वो अब शेड्यूल में थोड़ा चेंज जो है वो किया गया है। तो अब आपका जो एग्ज़ाम होगा वे आपका 15 जून 2026 को कंडक्ट किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप एच पी यू बी एड एंट्रेंस 2026 की तैयारी कर रहे हो और कंप्लीट स्टडी मटेरियल अगर आप पीडीएफ फॉर्म में परचेज़ करना चाहते हो तो मात्र अपने ₹99 जो है वो पेड करने हैं। पेमेंट जो है वो आपने दिए हुए नंबर 9816270168 नंबर पर आपने पेमेंट कर देनी है और पेमेंट का स्क्रीनशॉट भी आपने इसी नंबर पर व्हाट्सएप कर देना है। उसके बाद आपको प्रोटेक्टेड पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड कर दी जाएंगी सभी सेक्शंस की, और पीडीएफ प्रोवाइड करने के बाद बॉयज़ और गर्ल्स को अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप में जो है ऐड कर दिया जाएगा। बॉयज़ और गर्ल्स को अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा और उन व्हाट्सएप ग्रुप में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अप टू डेट टाइम टू टाइम जो है इंपॉर्टेंट कंटेंट और मटेरियल एच पी यू बी एड एंट्रेंस के रिलेटेड आपको वहाँ पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो मात्र आपने ₹99 जो है वो पेड करने हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप एच पी यू बी एड एंट्रेंस 2026 की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्ले लिस्ट बनाई है जिसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ पर जाकर वीडियोज़ देख सकते हो, वहाँ पर आपको सभी सेक्शंस की वीडियोज़ आपको देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। भारत की इंपॉर्टेंट जो फैक्ट हैं उनके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं अपनी कंट्री के बारे में। तो भारत की पूर्व से पश्चिम यानी कि ईस्ट से वेस्ट की जो चौड़ाई है वे 2933 किलोमीटर है और उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वे 3214 किलोमीटर है। ठीक है। तो भारत की जो पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई 2933 किलोमीटर और दक्षिण से उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वे आपकी 3214 किलोमीटर है। और भारत का जो टोटल एरिया है हमारी कंट्री का वे आपका 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, वर्ग किलोमीटर जो है वो भारत का कुल एरिया है, टोटल क्षेत्रफल है। उसके बाद बात करते हैं जो मैकमोहन रेखा है, मैकमोहन लाइन जो है वो भारत और चीन के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, जबकि रेड क्लिफ लाइन जो है सीमा जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। देश में 10 हिमालय राज्य हैं। ठीक है, भारत देश में 10 हिमालय राज्य हैं। कौन कौन से हैं? हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड। ठीक है, अब इसमें जम्मू कश्मीर जो है वो आपकी अब एक केंद्र शासित प्रदेश है, यूटी है। 5 अगस्त 2019 को जो था वह आर्टिकल 370 धारा 370 जो थी वो जम्मू कश्मीर से हटा दी गई थी। ठीक है, और उसके बाद जम्मू कश्मीर को जो दो अलग यूटीज़ में, दो अलग केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया था, एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख। प्रेजेंट में भारत के 28 राज्य हैं और 8 जो हैं वो केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं आईएसटी यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है वो भारतीय मानक में जो है वो ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटा जो है वो आगे है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये इलाहाबाद नैनी से 82 डिग्री 30 से गुजरती है, ये भी आपने याद रखना है। तो ग्रीनविच मीन टाइम से इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है वो कितना आगे है तो आपने याद रखना है वो 5.5 घंटे। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार जो है वो एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद बात करते हैं भारत के उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान, उत्तर में चीन, नेपाल और भूटान, और पूर्व में म्यांमार जिसे पहले बर्मा के नाम से जाना जाता था, और पश्चिम बंगाल के पूर्व में बांग्लादेश स्थित है। दक्षिण में हिंद महासागर है, यही मन्नार की खाड़ी और पाक झील मध्य भारत को श्रीलंका से जो है पृथक करते हैं यानी कि अलग करते हैं। ठीक है, ये आपने याद रखना है। और अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत का वे कौन सा राज्य है जो तीन तरफ से जो है वो
बांग्लादेश से जो है वो घिरा हुआ है। तो ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, वेरियस कम्पिटिटिव एग्जाम में। तो त्रिपुरा आपने याद रखना है, जो त्रिपुरा स्टेट है वे तीन तरफ से जो है वो बांग्लादेश से घिरा हुआ है। उसके बाद बात करते हैं भारत में कुल द्वीपों की जो संख्या है वो 247 है, जिसमें बंगाल की खाड़ी में 204 और अरब सागर में जो है वो 43 द्वीप हैं। नेक्स्ट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये है कर्क रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। जो क्वेश्चन जो है वो कई बार वेरियस कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। तो भारत में जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा जो है वो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अब ये 8 स्टेट्स जो है वो कौन कौन से हैं? गुजरात हो गया, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ये 8 स्टेट्स हैं जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा जो है वो होकर गुजरती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए, भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है वो आपका राजस्थान है, और सबसे छोटा राज्य एरिया वाइज जो है वो आपका गोवा स्टेट है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य जो है वो भारत का वे उत्तर प्रदेश है, और सिक्किम जो है वो सबसे छोटा राज्य है पॉपुलेशन वाइज। तो ये आपने जो है वो पॉइंट जो है वो नोट कर लेने हैं, यहाँ से क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछ लिया जाता है। उसके बाद है भारत के 9 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों की जो सीमाएं हैं वे समुद्र के साथ लगती है। और समुद्र के साथ सीमा लगने को जो है वो कोस्ट लाइन कहा जाता है, तट रेखा कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी आपने देखा होगा, ठीक है। कोस्ट लाइन, ठीक है, कोस्ट लाइन जो है समुद्र के साथ लगने वाली सीमा होती है। तो भारत में सबसे लंबी तट रेखा वाला जो राज्य है वे कौन सा है? वे गुजरात है। गुजरात के बाद आंध्र प्रदेश की लगती है सीमा समुद्र के साथ, और फिर लगती है आपकी महाराष्ट्र स्टेट की। ठीक है, ये आपने याद रखना है। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे लंबी तट रेखा वाला जो राज्य है वे कौन सा है? वे गुजरात है। उसके बाद बात करते हैं भारत सबसे अधिक राज्यों के साथ सीमा बनाने वाला जो राज्य है वे कौन है? वे आपका उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश की जो सीमा है वे 8 राज्यों के साथ लगती है। कौन कौन से? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। ठीक है, इनके साथ इसकी सीमा लगती है। उसके बाद बात करते हैं भारत के पूर्वी तट को कोरोमंडल और पश्चिमी तट को मालाबार तट जो है वो कहते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं मेन स्ट्रेट के बारे में, प्रमुख चैनलों के बारे में। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया जो विभाजित स्थल खंड है उसे ग्रेट चैनल अलग करता है। लघु अंडमान और कार निकोबार को 10 डिग्री चैनल, मिनिकॉय लक्षद्वीप को 9 डिग्री चैनल, मालदीव मिनिकॉय को 8 डिग्री चैनल, भारत श्रीलंका मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि। ठीक है, ये जो है वो विभाजित करती हैं, अलग करती हैं। ये आपने याद रखना है, चैनल और खाड़ी जो है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं पड़ोसी देश। भारत के जो पड़ोसी देश हैं की सीमाओं पर बसते जो भारतीय राज्य हैं। ठीक है, जैसे चीन हो गया, तो चीन के साथ जो है किन किन राज्यों की जो है वो सीमा लगती है? चीन हमारा पड़ोसी देश है, आपको पता है। तो जम्मू कश्मीर की लगती है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश, अब हिमाचल प्रदेश अपने स्टेट के बारे में बात करते हैं, तो हिमाचल प्रदेश के कौन से डिस्ट्रिक्ट की जो सीमा है वो चीन के साथ लगती है? तो किन्नौर, ये आपने याद रखना है। उसके बाद उत्तराखंड की सीमा भी लगती है चीन के साथ, सिक्किम की भी, अरुणाचल प्रदेश की भी। नेपाल के साथ 5 स्टेट्स जो हैं वो सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। बांग्लादेश के साथ पश्चिम बंगाल हो गया, असम हो गया, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। पाकिस्तान के साथ गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, इनकी सीमा जो है वो पाकिस्तान के साथ लगती है। म्यांमार, जिसका जो पुराना नाम था वे आपका बर्मा था, ये भी आपने याद रखना है। इसकी सीमा जो है अरुणाचल प्रदेश के साथ, नागालैंड के साथ, मणिपुर के साथ और मिजोरम के साथ जो है वो लगती है। उसके बाद भूटान की जो सीमा है वे 4 राज्यों के साथ लगती है, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। अफगानिस्तान की जो सीमा लगती है वे आपकी लद्दाख के साथ लगती है। पहले जम्मू कश्मीर के साथ लगती थी, लेकिन 2 यूटीज़ में विभाजित होने पर, 2 अलग अलग यूटीज़ में विभाजित होने पर अब जो है इसकी जो सीमा है वे आपकी लद्दाख के साथ लगती है। ठीक है, लद्दाख जो है पहले जम्मू कश्मीर का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद इनको 2 अलग केंद्र शासित प्रदेशों में जो था वो विभाजित किया गया था। उसके बाद बात करते हैं भारत के बारे में कुछ। राजधानी जो है वो नई दिल्ली है। क्षेत्रफल जो है भारत का वे कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो कि विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत जो है वो रूस
कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया के बाद जो है वो 7वें नंबर पर है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़ा देश है, सबसे बड़ा जो राज्य है, वे आपका कौन सा है? वे आपका रूस है। उसके बाद पार्थिव सीमा की बात करते हैं। ठीक है, स्थलीय सीमा के बारे में तो 15,200 किलोमीटर जो है भारत की स्थलीय सीमा है। समुद्री तट की जो लंबाई है वे 7,516 किलोमीटर है। भारत की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 1,21,91,492 है, जो कि विश्व की जनसंख्या का लगभग 17.5% है। ठीक है, अभी जो है आपको पता है 2027 में जनगणना होनी है। अभी जनगणना का काम जो है शुरू हो गया है। 2027 में इसके आंकड़े आ जाएंगे, ऑफिशियल डाटा आ जाएगा। वैसे तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत जो है वो कई डेटा के अनुसार कि भारत जो है वो सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन गया है। लेकिन अब देखते हैं जो ऑफिशियल डाटा आएगा उसके बाद क्लियर हो जाएगा। वैसे तो अभी यही माना जाता है प्रेजेंट में कि भारत सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो देश है। ठीक है, पहले चीन हुआ करता था। उसके बाद बात करते हैं जनसंख्या वृद्धि दर। तो जनसंख्या वृद्धि दर 2011 की जनगणना के अनुसार कितना है? 17.64% जो है वे जनसंख्या वृद्धि दर है भारत की। ठीक है, यानी कि 2001 में जो हमारी जनसंख्या थी उसका जो 17.64% जो है वो वृद्धि हुई है, इंक्रीज हुई है भारत की जनसंख्या। उसके बाद बात करते हैं राजभाषा के बारे में। हिंदी जो है, मान्य भाषाएं 22 हैं। ठीक है, कौन कौन सी है? हिंदी, असमिया, बंगला, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू, सिंधी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, मैथिली, डोगरी, बोडो और संथाली। ये जो है वो 22 भाषाएं हैं। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। कुल साक्षरता दर जो है भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार वे कितनी है? वे है आपकी 74.4%। और पुरुष साक्षरता दर 82.14%। महिला साक्षरता दर 65.46%। पुरुष महिला अनुपात जो है वो 940 महिलाएं 1000 पुरुषों पर जो है ये आपका पुरुष महिला रेशो है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं भारत की अंतिम सीमा बिंदु के बारे में, इंडिया लास्ट बाउंड्री पॉइंट के बारे में। तो दक्षिण बिंदु जो है वो आपकी इंदिरा पॉइंट है। ठीक है, जो कि ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है। उत्तरतम बिंदु जो है वह आपकी इंदिरा काल है, जो कि जम्मू कश्मीर में है। पश्चिमी बिंदु गौरमोता है, जो कि गुजरात स्टेट में है। पूर्वी बिंदु जो है वो किवीथू है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। मुख्य भूमि की जो दक्षिणतम सीमा है वह आपकी कन्याकुमारी तमिलनाडु है। ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं भारत का पड़ोसी देशों के साथ सीमा विस्तार। तो भारत जो है वो सबसे लंबी जो सीमा साझा करता है वे करता है बांग्लादेश के साथ। 4096.7 किलोमीटर इसकी सीमा लगती है। चीन के साथ उसके बाद लगती है 3,488 किलोमीटर। पाकिस्तान के साथ 3,323 किलोमीटर और नेपाल के साथ 1,751 किलोमीटर जो है वो सीमा साझा करता है भारत। म्यांमार के साथ जो है वो 1,643 किलोमीटर सीमा साझा करता है। भूटान के साथ 966 किलोमीटर सीमा साझा करता है। और सबसे कम जो है अफगानिस्तान के साथ शेयर करता है 106 किलोमीटर। वैसे तो श्रीलंका भी भारत का पड़ोसी देश है, लेकिन उसकी जो सीमा है वे भारत के साथ नहीं लगती है। आपने देखा होगा मैप में, तो समुद्र जो है उनकी भारत और श्रीलंका के बीच में आता है। वैसे तो है पड़ोसी देश, लेकिन बॉर्डर जो है वो सीमा जो है वो भारत उसके साथ श्रीलंका के साथ जो है वो साझा नहीं करता है। श्रीलंका का जो प्राचीन नाम था वे सिलोन था। ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। तो 1872 में प्रथम बार जनगणना का जो प्रयास था वह लॉर्ड मेयो के इसमें किया गया था। लेकिन जो क्रमबद्ध जनगणना की शुरुआत थी वे 1881 में लॉर्ड रिपन के काल से हुई थी। तब से प्रत्येक 10 वर्ष बाद जो है वो जनगणना का कार्य भारत सरकार द्वारा जो है वो किया जाता है। जो लास्ट टाइम जो जनगणना हुई थी वो 2011 में हुई थी, लेकिन 2021 में जनगणना होनी थी, लेकिन कोरोना काल की वजह से ठीक है थोड़ा डिले हो गया। उसके बाद लोकसभा के आम चुनाव आ गए। ठीक है, उसकी वजह से जो है इस वर्ष जो है वो जनगणना हो रही है। 2027 में इसके आंकड़े आ जाएंगे। ठीक है, तो 2027 में अब जो है वो जनगणना हो रही है। उसके बाद 1911-21 को के दशक को भारतीय संख्या की महान विभाजक रेखा यानी कि ग्रेट डिवाइड लाइन जो है वो कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस दौरान जो जनसंख्या वृद्धि दर थी वे ऋणात्मक थी, यानी कि नेगेटिव में थी। ठीक है माँ, ठीक है। तो जैसे
क्या हुआ था, आपने देखा ही होगा, दशकीय वृद्धि दर होती है। ऐसे मान लो अभी किसी गांव की जो पॉपुलेशन है वे प्रेजेंट में 100 हज़ार है, ठीक है, हज़ार है। और वर्षों बाद उसकी जो जनसंख्या है वे 2 हज़ार हो जाती है, ठीक है, वो इंक्रीज होगी। और अगर मान लो 10 साल बाद मतलब 10 साल बाद उसकी जो मान लो अभी जनसंख्या है किसी गांव की 1,000 है, 10 साल बाद जो है वो मान लो 500 हो जाती है। तो जो उसकी जनसंख्या वृद्धि दर थी वे क्या होगी, नेगेटिव होगी, माइनस में चलेगी, तो वो होती है आपकी ऋणात्मक, ठीक है। तो उसे ग्रेट डिवाइड लाइन जो है वो कहा जाता है 1911-21 के दशक को, इस क्योंकि इस दौरान जनसंख्या जो वृद्धि दर थी वे नेगेटिव थी। और उसके बाद बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में। तो रोलेट एक्ट जो था 1919 में आया था। इस एक्ट को बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून भी कहा गया है। इसे काला अधिनियम और आतंकवादी अपराध अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपने याद रखना है। रोलेट एक्ट से जो है क्वेश्चन एचपीयू जो है वो पूछ लेता है बीएड एंट्रांस के एग्जाम में। तो रोलेट एक्ट को आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि किस एक्ट को बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून भी कहा जाता है, तो रोलेट एक्ट को, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था, ठीक है। तो सरकार ने पंजाब के लोकप्रिय नेता डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया। इसी गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक जनसभा आयोजित की गई, जिस पर जनरल डायर ने गोली चलवा दी, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए थे। रविंद्रनाथ टैगोर ने, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की जो उपाधि थी वे वापस कर दी थी, यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट है। उस इस हत्याकांड की जांच हेतु सरकार ने हंटर समिति, जबकि कांग्रेस ने मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में तहकीकात कमेटी जो थी वो नियुक्त की थी, ठीक है। 13 मार्च 1940 को सरदार उधम सिंह ने कैक्सटन हॉल जो कि लंदन में है एक मीटिंग को संबोधित कर रहे जनरल डायर को गोली मारकर जो थी वो हत्या कर दी थी। जनरल डायर ने ही गोली चलवाने का आदेश दिया था जलियांवाला बाग में, ठीक है, ये आपने याद रखना है। अमृतसर में है जलियांवाला बाग। कब हुआ था ये हत्याकांड, ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, बैसाखी वाले दिन। उसके बाद बात करते हैं खिलाफत आंदोलन के बारे में। तो खिलाफत आंदोलन जो था 1920 में हुआ था। 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का जो था वो गठन किया गया था। इस आंदोलन में मोहम्मद अली और शौकत अली ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वर्ष 1919 में दिल्ली में आयोजित अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के अधिवेशन की जो अध्यक्षता थी वे गांधी जी ने की थी। असहयोग आंदोलन की बात करते हैं। असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में कलकत्ता अधिवेशन में गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव था वे पारित हुआ था। गांधी जी द्वारा अपनी केसर हिंद उपाधि वापस की गई थी। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित चौरा चौरी नामक स्थान पर 5 फरवरी 1922 को आंदोलनकारी भीड़ ने पुलिस के 22 जवानों को थाने के अंदर जिंदा जो था वो जला दिया था। इस घटना से गांधी जी जो थे वो अत्यंत आहत हो गए थे और उन्होंने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन जो था वो वापस ले लिया था। उसके बाद बात करते हैं स्वराज पार्टी के बारे में। इसका गठन वर्ष 1923 में हुआ था। अचानक असहयोग आंदोलन को वापस लेने से असंतुष्ट कांग्रेस नेताओं के नेता CR दास व मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना की और वर्ष 1923 के केंद्रीय तथा प्रांतीय लेजिस्लेटिव असेंबली के चुनाव में जो था वो भाग लिया था। उसके बाद बात करते हैं साइमन कमीशन के बारे में। तो साइमन कमीशन 1928 में आया था, ठीक है, ये आपने याद रखना है, 1928 में आया था ये। ब्रिटिश सरकार ने सर जॉन साइमन के नेतृत्व में 7 सदस्यों वाली आयोग की स्थापना की, जिसमें सभी सदस्य जो थे वो ब्रिटेन के थे। इस आयोग में किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया, जिसके कारण भारत में इस कमीशन का जो था वो तीव्र विरोध हुआ था। लाहौर में लाठी की गहरी चोट के कारण लाला लाजपत राय की अक्टूबर 1928 में जो थी वो मृत्यु हो गई थी। उसके बाद कहते हैं नेहरू रिपोर्ट के बारे में। तो भारतीयों ने मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में संविधान का निर्माण किया, जिसे नेहरू रिपोर्ट कहा गया, और ये 1928 में ये जो रिपोर्ट थी वे आई थी, ठीक है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कब हुआ था, 1929 में हुआ था। 1929 में लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी, जिसमें पूर्ण स्वराज को अंतिम लक्ष्य बनाया गया था। जिसमें पूर्ण स्वराज की जो मांग थी वे किस अधिवेशन में की गई थी, तो वह कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में की गई थी।
ये भी निश्चित किया गया था कि हर साल 26 जनवरी को सांकेतिक स्वाधीनता दिवस जो है वो मनाया जाएगा। ठीक है, लास्ट में बात करते हैं, इस वीडियो के लास्ट में बात करते हैं हम दांडी मार्च और सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में। ठीक है, तो गांधी जी ने साबरमती आश्रम से 12 मार्च 1930 को दांडी के लिए यात्रा जो थी वो आरंभ की थी। 24 दिन की लंबी यात्रा के पश्चात 6 अप्रैल 1930 को दांडी में पहुंचकर गांधी जी ने सांकेतिक रूप से नमक कानून तोड़ो और सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ जो था वो किया था। पश्चिम उत्तर भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया और उन्होंने खुदाई खिदमतदार खिदमतगार नामक संगठन जो था वो बनाया था। ये आपने याद रखना है। तो लाहौर का जो अधिवेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कब हुआ था? 1929 में। किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में जो था ये हुआ था। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने इंडियन जी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो डिस्कस किए हैं, जो मेनली आपको आगामी HPU बीएड एंट्रांस 2026 के एग्ज़ाम के लिए ये क्वेश्चन जो होंगे वो आपको काफ़ी साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, अगर आप HPU बीएड एंट्रांस 2026 की तैयारी कर रहे हो और कंप्लीट स्टडी मटेरियल अगर आप परचेज़ करना चाहते हो तो मात्र आपने ₹99 जो है वो पेड करने हैं। पेमेंट जो है वो आपने इस नंबर पर करनी है, 9816270168 नंबर पर आपने पेमेंट जो है वो कर देनी है। उसके बाद पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट है वो आपने इसी नंबर पर व्हाट्सएप कर देना है। पेमेंट व्हाट्सएप करने के बाद, पेमेंट का स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप करने के बाद आपको प्रोटेक्टेड पीडीएफ्स जो है वो प्रोवाइड कर दी जाएंगी सभी सेक्शंस की। और पीडीएफ प्रोवाइड करने के बाद बॉयज़ और गर्ल्स को अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप में जो वो ऐड कर दिया जाएगा। बॉयज़ को अलग व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाएगा और गर्ल्स को अलग व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाएगा। और उन व्हाट्सएप ग्रुप में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अप टू टाइम जो भी इंपॉर्टेंट कंटेंट और मटेरियल HPU बीएड एंट्रांस के रिलेटेड आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो बस मात्र आपने ₹99 जो है वो पेड करने हैं। पेमेंट और पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपने दिए हुए नंबर पर ही सेंड कर देना है। तो फ्रेंड्स, अगर आप HPU बीएड एंट्रांस 2026 की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ पर जाकर वीडियोस देख सकते हो, वहाँ पर आपको सभी सेक्शंस की वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, आपका जो एग्ज़ाम है अब उसकी जो नई डेट है वो आपकी 15 जून 2026 को जो है वो आपका एग्ज़ाम जो है अब HPU बीएड एंट्रांस का कंडक्ट किया जाएगा। पहले ये 23 मई 2026 को जो था वो कंडक्ट किया जाना था। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो थैंक यू फ्रेंड्स।